हेलो साथियों, आप सभी को टारगेट एग्जाम सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, जैसे कि एसएससी, आरआरबी, बीपीएससी, बीपीएससी टीचर और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होता है। ए में है प्रजातांत्रिक भारत शब्द से, बी में है जनता के जनतंत्र शब्द से, और सी में है जनता के लोकतंत्र शब्द से, और डी में है हम भारत के लोक शब्द से। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन डी है, हम भारत के लोक शब्द से शुरू होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोक शब्द से शुरू होती है। अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। निम्न शब्दों पर विचार करें। ए में है समाजवादी, बी में है प्रजातांत्रिक, सी में है सार्वभौमिक और डी में है धर्मनिरपेक्ष। सभी शब्दों को विचार अनुसार क्रम दीजिए। ए में दिया हुआ है ए सी डी बी, और बी में है सी डी ए बी, और सी में है सी डी बी ए, और डी में है डी ए सी बी। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन ए राइट है। सबसे पहले सार्वभौमिक होगा, फिर समाजवादी, और फिर धर्मनिरपेक्ष, और फिर प्रजातांत्रिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। प्रश्नगत दिए गए शब्द का सही क्रम सार्वभौमिक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष तथा प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? ए में है मौलिक अधिकार, बी में है 9वीं सूची, और सी में है मौलिक कर्तव्य, और डी में है संविधान की प्रस्तावना, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, और या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन डी होगा, संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित एवं संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? ए में है मौलिक अधिकार का अध्याय, बी में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अध्याय, और सी में संविधान की प्रस्तावना, और डी में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन सी है, संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। निम्न में से किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? ए में है गोपाल बनाम मद्रास राज्य, बी में है गोलकनाथ प्रकरण, और सी में है केशवानंद भारतीय प्रकरण, और सी में है मिनर्वा मिल्स प्रकरण। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन सी सही है, केशवानंद भारतीय प्रकरण। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1973 में केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य वाद में संविधान के मूलभूत ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस वाद में दिए गए अपने ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने यद्यपि संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया, तथापि यह भी निर्धारित किया कि संसद संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो कि संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता है।
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस तीन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। ए में है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बी में है केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य और सी में है मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ। और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन बी है केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? ए में है संघीय, बी में है एकात्मक, सी में है संसदीय और डी में है प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन डी सही है, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। संविधान संविधानवेताओं ने संविधानों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया है। एक में है संघात्मक तथा और दूसरे में है एकात्मक। एकात्मक संविधान वह संविधान है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती है, जो प्रायः केंद्रीय सरकार होती है। इसमें प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसके विपरीत संघात्मक संविधान वह संविधान है जिसमें शक्तियों का केंद्र एवं राज्य में विभाजन रहता है तथा दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विधिवेताओं ने काफी मतभेद रहा। संविधान निर्माताओं के अनुसार भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है, किंतु प्रोगेनिस को भारतीय संविधान को संघात्मक मानने में आपत्ति है। प्रोवियर ने इसे अर्ध संघीय संविधान अथवा एकात्मक संविधान जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप में है। जेनिस के अनुसार भारतीय संविधान में केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। अतः उपयुक्त विश्लेषण में हम यह कह सकते हैं कि भारतीय संविधान ना तो विशुद्ध संघात्मक और ना ही विशुद्ध एकात्मक है, बल्कि यह प्रकृति में संघीय किंतु भावनाओं में एकात्मक है। भारतीय राजनीति के व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ए में है सर्वोच्च न्यायालय, बी में है संविधान और सी में है संसद और डी में है धर्म। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन बी है संविधान। भारतीय राजनीति व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्त सही है? ए में है विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, बी में है विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, सी में है विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है और डी में है राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके राइट आंसर साथियों ऑप्शन ई राइट है। शासन प्रणाली के सामान्य दो पद्धतियां होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसार करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संघीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका विधायिका के संसद ही कार्यपालिका गठन करते हैं। अतः कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों के न्यायिक समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, अतः विकल्प ई सही है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, बी में है यह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, सी में है जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, डी में है यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन सी है, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। प्रजातंत्र का आशय है जनता द्वारा जनता के लिए
जनता की सरकार अर्थात लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार होता है। भारत में भी प्रजातंत्र का ही आशय है। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? ए में है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। बी में है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय राज्य। सी में है सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। डी में है एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। डी में है ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन ए है, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। विधि का नियम, विधि का शासन या कानून का अधिराज्य का तात्पर्य है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र है। विधि के नियम का सामान्य अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं। साथ ही राज्य किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? ए में है लेखा परीक्षण लेखा, बी में है केंद्र राज्य, सी में है नीति कार्यान्वयन और डी में है अखिल भारतीय सेवा केंद्रीय सेवा। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन सी है नीति कार्यान्वयन। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित है। इसमें सचिवालय नीति निर्माण करता है जबकि कार्यान्वयन निदेशालय द्वारा कार्य किया जाता है। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? ए में है त्वरित निर्णय, बी में है लचीलापन, सी में बड़े देशों के लिए आदर्श और डी में है कानून की एकरूपता। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन सी सही है, बड़े देशों के लिए आदर्श है, यह संविधान में नहीं है। केंद्रीय शासन व्यवस्था का सरकार का एकात्मक स्वरूप की प्रमुख विशेषताओं का में शामिल है सत्ता का केंद्रीकरण एवं एकीकृत शक्ति, सरकार की त्वरित निर्णय लेने के लिए क्षमता, संविधान का लचीलापन, एकल न्यायपालिका एवं संपूर्ण राज्य क्षेत्र में कानून की एकरूपता, एकल नागरिकता, आपातकाल की व्यवस्था आदि। परंतु यह अवश्य नहीं है कि ऐसी व्यवस्था बड़े देशों के लिए आदर्श हो। बड़े देशों में संघ व्यवस्था भी बेहतर कार्य कर सकती है, अतः विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए में है संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, बी में है भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, सी में है फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है और डी में पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां के जनता द्वारा होती है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन ए सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। अमेरिका के अनुसार अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बनाया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र के ज्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान भारत में के संविधान के संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण के लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है। ऐसा मानना ज्यादा उचित है। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, एक राज्य बी में है एक केंद्र शासित प्रदेश, सी में है एक स्वायत्त शासित परिषद और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन बी है, एक केंद्र शासित प्रदेश। भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एवं संघ क्षेत्र का या केंद्र शासित प्रदेश है।
सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। ए में है 30वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, बी में 32वें संशोधन के अंतर्गत, सी में 35वें संशोधन के अंतर्गत, डी में 42वें संशोधन के अंतर्गत। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन सी है 35वें संशोधन के अंतर्गत। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 34वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। ए में है 1976 में, बी में 1974 में, सी में 1975 में, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन सी है 1975 में। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम भारत का संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत राज्य के विशेष प्रावधान के साथ भारतीय संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाना संभव है। ए में है राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, बी में है राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, सी में है संवैधानिक औपचारिकता को प्राप्त करके, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद का है। अतः बिहार कसार का पृथक वनांचल राज्य का निर्माण संसद द्वारा विधि बनाकर ही किया जा सकता है। अतः स्पष्ट उत्तर विकल्प डी है। मणिपुर राज्य का गठन हुआ था। ए में है 1972 में, बी में 1987 में, सी में 1985 में, डी में है 1963 में। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन ए है 1972 में। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर राज्य का गठन मेघालय और त्रिपुरा राज्य के साथ 21 जनवरी 1972 को हुआ था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है? ए में है उत्तराखंड, बी में है झारखंड, सी में है छत्तीसगढ़, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन बी है झारखंड। झारखंड की स्थापना बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वां राज्य के रूप में की गई थी। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? ए में 1947 में, बी में 1951 में, सी में 1956 में, डी में है 2000 में। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन सी है 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। विदित हो कि भारत के भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1953 में हुआ था। निम्न में से कौन सा 1953 में राज्य पुनर्आयोग SIC के सदस्य थे? ए में है KM मणिंकर, बी में है हैयद नाथ कुंजरू, और सी में है फजल अली, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली तथा सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और KM मणिंकर थे। इसने कम से कम प्रमुख भाषाई समूहों के लिए भाषाई राज्यों के निर्माण की सिफारिश की। अतः विकल्प डी सही है। नागरिकता। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ए में जन्म द्वारा, बी में देशीकरण द्वारा, सी में किसी भूभाग के संपत्ति द्वारा, डी में भारतीय बैंक के धन जमा के कारण। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन डी
सही है। भारतीय बैंक के धन जमा के कारण भारत में नागरिकता नहीं प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में यथा संशोधित द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। ए में जन्म द्वारा, बी में रक्त संबंध या वंशक्रम द्वारा, सी में रजिस्ट्रीकरण द्वारा और 4 में है देशीकरण द्वारा और 5 में किसी भूभाग के भारत में सम्मिलित द्वारा। भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है, यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? ए में है 11 दिसंबर 2018 को, बी में है 11 दिसंबर 2019 को, सी में 11 अक्टूबर 2019 को, डी में है 11 अक्टूबर 2020 को। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन बी सही है, 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया एवं उसी तिथि को लोकसभा में से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बनाया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से संबंधित नियम 11 मार्च 2024 को अधिसूचित किया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? ए में बंगाल अवैध अप्रवासियों को हटाना, बी में है वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, सी में है विदेशियों द्वारा सीमा में घुसपैठ की जांच करना, डी में है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन डी सही है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान एवं में उत्पीड़न के कारण अवैध प्रवासियों के रूप में भारत आए वहां के अल्पसंख्यक समूह हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान करना। मूल अधिकार। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ए में है अनुच्छेद 112 से 115, बी में है अनुच्छेद 12 से 35, सी में है अनुच्छेद 222 से 235, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? ए में है केंद्र और राज्य के बीच विवाद, बी में राज्यों के बीच विवाद, सी में मौलिक अधिकारों का संरक्षण, डी में है संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन सी है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रवर्तन ऐसा विषय है जो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि संविधान में के मूल ढांचे के संरक्षण का कार्य भी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के ही अधिकार क्षेत्र में है। भारत के उच्च न्यायालयों के पास न्यायिक समीक्षा और अनुच्छेद 226 के तहत रीट क्षेत्र अधिकार के जरिए संविधान के उल्लंघन के जुड़े मामलों के सुनवाई का अधिकार है। साथियों, आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।